2024 में लगातार तीसरी बार बीजेपी की बहुमत की सरकार न बनने के बहुत सारे कारण थे, जिसमें एक मुख्य कारण यह था कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सीटें कम हुई थी बीजेपी की कंपेयर टू 2014 एंड 2019। और जून 2024 में लोकसभा के इलेक्शंस आए थे। इसके ठीक छह महीने बाद महाराष्ट्र में स्टेट इलेक्शंस होने वाले थे। तो उम्मीद यह थी कि जो इंडिया अलायंस ने परफॉर्मेंस करी है महाराष्ट्र में, वही सेम परफॉर्मेंस जो महाविकास अघाड़ी है, जो ओपोजिशन अलायंस है, वही सेम परफॉर्मेंस दोहराएगी नवंबर 2024 में जब स्टेट के इलेक्शंस होंगे महाराष्ट्र में। और भाजपा पर भी दबाव था कि क्या भाजपा इन नंबर्स को पलट सकती है, क्या महायुति अलायंस जो है, क्या उनको अपनी जो सरकार है वो सरकार चला सकेंगे। बहुत सारे दबाव थे कि क्या ये नंबर बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। ये नंबर पलट चुके हैं। भाजपा जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह राइज कर चुकी है। महायुति अलायंस जो है उनको क्लियर कट बहुमत मिल चुका है। तो जून 2024 से नवंबर 2024 आते आते ऐसे क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये पूरा का पूरा खेला जो है वो पलट गया। जो जून 2024 में ऑपोजिशन स्ट्रांग लग रहा था, वो 6 महीने आते आते वीक कैसा हो गया। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने बीजेपी को मदद करी और ओवरऑल जो महायुति अलायंस है उनको मदद करी। इन फैक्टर्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पावर्ड बाय डा247। इसी तरीके की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिला करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो महाराष्ट्र में जो स्टेट इलेक्शंस आए हैं उनको डिस्कस करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि जून 2024 में जो नंबर्स थी, जो सीट्स थी, उसमें कौन कितना आगे था। तो अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं, 48 सीट्स हैं लोकसभा में, जिसमें भाजपा ने सिर्फ 9 सीटें ही जीती थी। और यह बड़ा मुख्य कारण बना था कि भाजपा अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई। लेकिन यह नंबर पूरी तरीके से पलट चुके हैं 2024। अभी जो काउंटिंग हो रही है, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसमें 126 सीटों पर लीड कर रही है। और महायुति अलायंस जो है, इनका ये क्लियर हो चुका है कि ये जो है अब महाराष्ट्र में वापस से अपनी जो सरकार है उसी को कंटिन्यू करेंगी। तो ये जो खेला हुआ है, ये जो परिवर्तन हुआ, ये जो बाउंस बैक हुआ है महायुति अलायंस और भाजपा का, इसके पीछे 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। वो कौन से 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है वुमेन वोटर्स का। अगर 2019 के हम महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शंस की बात करें तो उसके कंपेयर में 53 लाख ज्यादा महिलाएं वोटर्स इस बार जुड़ी 2024 में। और ये महिलाएं जो वोटर्स हैं, इनका पूरा का पूरा वोट, मोस्टली जो ये वोट है, ये गया है महायुति अलायंस को। क्यों? क्योंकि इसमें एक मेजर स्कीम ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एंड दैट स्कीम इज लड़की बहन योजना, जिसके तहत 2.5 करोड़ महिलाएं जो हैं, 2.5 करोड़ महिलाओं को 5 इंस्टॉलमेंट्स में 1,500 रुपए मिले। और यह भी वादा किया गया इलेक्शन कैंपेन में कि इस 1,500 को 2,100 रुपए कर दिया जाएगा। यही सेम स्कीम, इसी तरीके की सेम स्कीम महाविकास अघाड़ी ने भी बताई। महाविकास अघाड़ी ने भी अपने कैंपेन में कहा कि अगर इनकी सरकार बनेगी तो इसी तरीके की स्कीम वो भी लाएंगे, जिसमें इंस्टॉलमेंट 3,000 रुपए रहेगी। तो 1,500 के कंपेयर में 2 गुना। लेकिन इसके बावजूद भी जो महिलाएं वोटर्स हैं, उनका विश्वास कहां पर था? उनका विश्वास महायुति अलायंस पर गया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो पहला मूवर होता है उसको एडवांटेज मिलता है। एक बार आपने विश्वास जीत लिया तो उस विश्वास को कायम करना, अगर आपने डिलीवरी कर दी है, ठीक है, आपने वादा किया कि ये इंस्टॉलमेंट मिलेगा, वो इंस्टॉलमेंट के तहत आपको इतने रुपए मिल गए, तो वो आपने भरोसा कायम कर लिया है। एंड एक बार आपने भरोसा कायम कर लिया तो वो जल्दी टूटता नहीं है। और यही भरोसा दिखाया महाराष्ट्र में महिलाएं वोटर्स ने। और सारा का सारा मोस्टली जो वोट है वो महायुति अलायंस को मिला, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो ये कास्ट और रिलीजन का जो बैरियर तोड़ा है महाराष्ट्र के इलेक्शंस में, इसमें वुमेन वोटर्स, महिलाओं का जो वोट है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फिर अगर हम दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करें तो वो है फार्मर। जो बीजेपी है, ठीक है, उन्होंने कॉटन और सोयाबीन फार्मर्स को रीच किया और उनके जो भी एमएसपी के इश्यूज हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के जो इश्यूज हैं, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करी। फिर मोस्टली ये नहीं देखा जाता है कि जो भाजपा है वो राज्य के इलेक्शंस में जो लोन वेवर है किसानों का, उसको माफ कर देती है। लेकिन इस बार जो स्टेट इलेक्शंस थे, इसमें कैंपेन में महाराष्ट्र और भाजपा और महायुति अलायंस ने बोला कि हम
किसान के जो लोन है उनको माफ कर देंगे। और ये टर्न अराउंड कर दिया विदर्भ रीजन को। ठीक है, विदर्भ रीजन पूरा का पूरा फ्लिप हो गया है, पूरा का पूरा फ्लिप हुआ इसी एक पिच से, जब महायुति अलायंस भाजपा ने ये वादा किया कि हम जो किसान के लोन्स हैं, ठीक है, जो किसान का कर्ज है उसे पूरा का पूरा माफ कर देंगे। और यही विदर्भ रीजन, अगर हम लोकसभा के इलेक्शंस की बात करें तो 10 सीटें हैं विदर्भ रीजन में। इन 10 सीटों में से 8 सीट भाजपा हार गई थी, लेकिन 6 महीने में ये जो पिच करी, ये जो कैंपेन किया कि हम जो है लोन को माफ कर देंगे, ये पूरा का पूरा विदर्भ रीजन को फ्लिप कर दिया और मेजॉरिटी जो वोट है वो महायुति अलायंस और भाजपा को मिल गए। तो पहला फैक्टर वुमेन वोटर, दूसरा फैक्टर फार्मर्स। फिर अगर हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो वो है कि जो ओबीसी वोट था वो पूरा का पूरा कंसोलिडेट हुआ है। जो पूरा का पूरा ओबीसी वोट था वो कंसोलिडेट हुआ है, और वो पूरा का पूरा कंसोलिडेट होकर कहां गया है? वो भाजपा को गया है, वो महायुति अलायंस को गया है। इवन जो शिवसेना, ठीक है, जो शिवसेना जिसको उद्धव ठाकरे लीड करते हैं, उनके भी जो हिंदू वोट्स हैं उसके वो हिंदू वोट्स भी कहीं ना कहीं महायुति अलायंस और भाजपा को मिलते हुए दिख रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स अपनी एनालिसिस बता रहे हैं, जिनको मैं अभी देख के आ रहा हूं, वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये जो कंसोलिडेशन हुआ है वोट का, ओबीसी वोट्स का, हिंदू वोट्स का, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट कारण हैं 2 स्लोगन्स के। एक, कटेंगे तो बटेंगे, और फिर इसी का इंग्लिश वर्जन अगर हम कह लें जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया था, एक हैं तो सेफ हैं। तो ये जो 2 इंपॉर्टेंट कारण हैं, ये जो स्लोगन्स हैं, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसने जो ओबीसी वोट है इसको पूरा का पूरा कंसोलिडेट किया। एंड ये पूरा कंसोलिडेशन चला गया महायुति अलायंस को और भाजपा और शिवसेना, जिसको एकनाथ शिंदे लीड कर रहे थे। फिर अगर हम बात करें, देखिए जब 2024 के लोकसभा के इलेक्शंस आए तो ये बात उठी कि जो कांग्रेस है वो रिसर्जन कर रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का राइज हो रहा है, और इसका राइज हमें और दिखेगा 2029 के इलेक्शंस पे। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र के डेटा को देखें, महाराष्ट्र के इलेक्शंस को समझें, तो ऐसी 76 सीटें थी, ठीक है, महाराष्ट्र में ऐसी 76 सीटें थी जहां पर डायरेक्ट कंटेस्ट था बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। एंड इन 76 सीटों में से जो 2/3 सीट्स है वो पूरी की पूरी बीजेपी को जाते हुए दिख रही है, जो भी रुझान और जो नंबर्स आ रहे हैं। तो आज भी एटलीस्ट जो महाराष्ट्र के इलेक्शंस बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आज भी अगर डायरेक्ट कंटेस्ट हो रहा है बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस, तो इन दैट सिनेरियो बीजेपी इज क्लियरली डिफीटिंग कांग्रेस, एंड इन क्लियर नंबर बीजेपी इज लीडिंग इन मोस्ट ऑफ द सीट्स। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ। और जो एक लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ये था कि शरद पवार, ठीक है, देखिए शिवसेना की जो पार्टी थी वो टूट गई, एक तरफ उद्धव ठाकरे, एक तरफ एकनाथ शिंदे। फिर आपकी जो एनसीपी थी वो भी टूट गई। तो जो शरद पवार की एनसीपी थी वो ये बताया जा रहा था एक्सपर्ट्स के द्वारा, पॉलिटिकल एनालिस्ट के द्वारा, कि बड़ा एक थ्रेट प्ले कर सकते हैं बीजेपी के कैंपेन में, और ये बहुत दर्द दे सकते हैं या लॉस दे सकते हैं बीजेपी को, महायुति अलायंस को। लेकिन शरद पवार की पार्टी का कोलैप्स होना, उनको वो वोट्स नहीं मिलना, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि जो महायुति अलायंस है वो इस तरीके से विक्टोरियस इमर्ज हुई और क्लियर कट बहुमत उनको मिल चुका है। प्लस महाराष्ट्र का जो इलेक्शंस था ये लेगेसी का इलेक्शंस भी था। ये जो टेस्ट था ये लेगेसी का टेस्ट था कि जो बाल साहब ठाकरे हैं, ठीक है, उनका जो उद्धव ठाकरे, क्या उनकी लेगेसी को कैरी कर सकेंगे? उद्धव ठाकरे ज्यादा पॉपुलर हैं या एकनाथ शिंदे ज्यादा पॉपुलर है? सेम गोज फॉर शरद पवार, क्या शरद पवार की लेगेसी उसी तरीके से चलती रहेगी? ये सब भी जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं उनके लिए या उनकी जो लेगेसी है उनके लिए भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट था। तो इसी वजह से महाराष्ट्र के जो इलेक्शंस थे उन पर बहुत ज्यादा लोगों की नजरें थी। प्लस महाराष्ट्र जो है उसमें मुंबई है, मुंबई जो आपकी फाइनेंशियल कैपिटल है, तो इसी वजह से और भी चीज़ें जो हैं इन इलेक्शंस पर टिकी रहती हैं कि कौन यहाँ पर किसकी सरकार बन रही है, कैसे सरकार बन रही है। क्योंकि क्या होता है ये देखा जाता है इंडिया में कि जो सरकार पहले थी अगर वही जीत रही है तो जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं वो स्मूथ चलते रहते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो मुंबई है, जो महाराष्ट्र है, बोला जाता है, मतलब मुंबई के लिए कहा जाता है कि सपनों की नगरी है, ठीक है। लोग दूर दूर से जाते हैं, मुंबई जाते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो इसी वजह से फाइनेंशियल कैपिटल है, लोगों की नजरें रहती हैं। इसी वजह से ये जो इलेक्शंस हैं इसको बहुत ज्यादा कवरेज किया गया, कवरेज चल रहा है, कवरेज किया जा रहा है। प्लस एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो सेम अलायंस महाराष्ट्र में जीती है वो अलायंस झारखंड में नहीं जीत पाई है। झारखंड में इंडिया अलायंस ने जीत लिया है। तो ये दिखाता है भारत की डाइवर्सिटी को कि एक स्टेट में जो पार्टी जीत रही है दैट डजंट मीन कि वो दूसरे स्टेट में भी जीतेगी। दैट्स रिफ्लेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ भारत। ये है भारत की डाइवर्सिटी।
तो ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। अब देखिए, जब रिजल्ट्स आने लगते हैं, जिनके फेवर रिजल्ट्स नहीं जाते हैं, तो शुरू हो जाता है कहीं पॉलिटिकल स्टेटमेंट आने लगता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी हुई होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो यही कॉन्स्पिरेसी की बात जो है वो आने लग गई है। शिवसेना जो यूबीटी है, जो उद्धव ठाकरे हैं, उनके कैंप से जो संजय राउत है, उन्होंने बोला है कि कुछ बिग कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, हम नहीं मान सकते हैं कि इतने बड़े नंबर पर महायुति अलायंस को महाराष्ट्र की जनता ने जो है बहुमत दे दिया। अब ये चीज़ें चलती रहेंगी, इस पर क्या चीज़ें रहेंगी, ये खास बहुत चीज़ें नहीं रहती, बट हाँ, ये पॉलिटिकल डिबेट चलती रहती है। लेकिन अब एक और देखिए, अब ये तो लगभग तय हो गया है कि महायुति अलायंस जो अपनी सरकार बनाएगी। अब एक और बड़ा सवाल है कि चीफ मिनिस्टर कौन होने वाला है। क्या देवेंद्र फडणवीस सीएम पिक होंगे या फिर एकनाथ शिंदे जो हैं, तो इस पर भी डिबेट चलेगा। लेकिन बहुत से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाया जाएगा, एंड जो फडणवीस हैं वो डिप्टी सीएम की तरह ही कंटिन्यू करेंगे। बाकी चांसेस यही है, लेकिन अब पॉलिटिक्स है, कुछ भी बदलाव आ सकता है। लेकिन ये रहा पूरा आपका ओवरऑल महाराष्ट्र के इलेक्शंस की एनालिसिस, क्या फैक्टर्स थे, क्या नहीं थे, सारी चीज़ें आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। तो अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियोज़ को लाइक जरूर करिएगा, कॉमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा, सो दैट वीडियोस की रीच बढ़े, चैनल की रीच बढ़े और आपको इसी तरीके के अपडेट्स आसान भाषा में मिलते रहे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।